वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ। इवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ का मतलब ये है कि यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ की बात करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो लिस्ट रहती हैं, एक तो स्टेट लिस्ट रहती है और एक आपका सेंट्रल लिस्ट रहती है और थर्ड रहती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की तो लेबर जो है आपका वो सब्जेक्ट टू करंट लिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर होगा तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल अप्लाई होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल अप्लाई होंगे। तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी जो रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। अब हम बात करेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे तो वहाँ से कुछ लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिस्ट 55 की हम बात करें तो वहाँ पे बता रखा है कि रेगुलेशन ऑफ लेबर की सेफ्टी की बात करें, हम माइंस में ऑयल फील्ड के अंदर हम बात करें तो वो आपको एंट्री नंबर जो है आपकी 55 के अंदर मिलेगा। ऐसे यदि हम एंट्री 61 की बात करें तो एंट्री 61 जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग बात करती है। आप यदि देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो रहते हैं एम्प्लॉई के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में, और आप ये देखें कि ये जो डिस्प्यूट होते हैं इनको ट्रेड यूनियन की हेल्प से कैसे सोल्व किया जाता है, उन सब चीज़ों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आएगा अपना एंट्री नंबर 65 जिसके अंदर हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, टेक्निकल ट्रेनिंग हो। तो जो भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ है उसको जो ट्रेनिंग दी जानी है उसको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा हम रिसर्च वर्क की भी बात करेंगे, जो भी टेक्निकल असिस्टेंस हमें चाहिए होगा उन सब चीज़ों को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डिस्प्यूट वगैरह कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वहाँ पे इंस्पेक्टिंग स्टाफ जो होता है वो विजिट करता है उस साइट पर, उस प्लेस पर जहाँ पे वो घटना हुई है। तो वहाँ पे हम उसको एंट्री नंबर 65 के अंदर रखते हैं। फिर आता है एंट्री नंबर 22 के अंदर हम ये देखेंगे कि वहाँ पे हम वही ट्रेड यूनियन की बात करेंगे। हम ट्रेड यूनियन इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट को सोल्व करने में हमें कैसे हेल्प करेगी उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ लेबर जो रहता है उसमें ट्रेड यूनियन का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे हम जब ट्रेड यूनियन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट को सोल्व करने में ट्रेड यूनियन कैसे हेल्प करती है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर आएगा नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है तो कुछ रिस्क एसोसिएटेड रहती हैं उनकी वर्किंग के रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई रिस्क रहती हैं। तो ऐसी रिस्क को हम किसके थ्रू कंप्लीट करेंगे, हम सोशल इंश्योरेंस की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। फिर हम देखें वेलफेयर ऑफ लेबर की हम बात करें, लेबर की कंडीशन है, प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, कंपनसेशन है, इन सब चीज़ों की हम बात करें। ओल्ड एज पेंशन है, यदि आपकी फ़ीमेल एम्प्लॉय है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाना है। तो ये आपकी लिस्ट 24 के अंदर आती है। तो हम ये देखें कि जो हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमें बता रही हैं कि जो लेबर है वो सबसे पहले ह्यूमन है, तो पहले उसको ह्यूमन के जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसको मिलने चाहिए। लेबर लॉ का बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा लेबर जो हैं उसको वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, लेबर ज़्यादा हैं, उसके फेवर में डिसीजन आएगा, नहीं, वहाँ जस्टिस होगा। वहाँ डिसीजन सबनेट टू द विशेष होता है, यानी पर्सन नहीं होगा, वहाँ बायस डिसीजन नहीं होगा, वहाँ पे सब जस्टिस के साथ होगा। इसके अलावा देखिए जब हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे पे कमीशन आता है टाइम टू टाइम, और आपने देखा हो कि वहाँ पे आपका मेल वर्कर और फीमेल वर्कर यदि एक ही पोस्ट पर हैं तो उनका इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे मिलता है, नहीं मिलता। आप कहेंगे यस सर, आप बिल्कुल कह रहे हैं सर, बिल्कुल। जो गवर्नमेंट सेक्टर रहता है वहाँ पे किसी एक ही पोस्ट पर मेल फीमेल अपॉइंट हुए तो उनकी सैलरी भी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन प्राइवेट में सब जगह नहीं होता ऐसा इक्वल पे मिले, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो मेल को ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है, फीमेल को कम पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये वर्कर का राइट्स है कि उसका यदि वर्क सेम है तो उसकी पे भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पे भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फिर आगे हम ये देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम ILO बोलते हैं, वो अपनी ग्लोबल जो पॉलिसी बनाता है लेबर के वेलफेयर के लिए। जैसा कि आपको पता ही था, हमने पहले पढ़ा था कि जो ILO है 1919 में एक्सिस्टेंस में आया था, और जो ILO है वो परमानेंट मेंबर है। कब से ILO का इंडिया जो है परमानेंट मेंबर है, कब से, जब 1919 में जब वो अस्तित्व में आया था उसके 3 साल बाद ही इंडिया क्या बन गया था, ILO का मेंबर बन गया था। और यदि कोई आपसे पूछे एट प्रेजेंट ILO के मेंबर कितने हैं तो 187 ILO के मेंबर हैं। और जब हम बात करते हैं ILO की गवर्निंग बॉडी की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, वहाँ हम इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिसको हम जनरल असेंबली ऑफ ILO बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ILO बोलते हैं, इंटरनेशनल
नेशनल लेबर ऑफिस, जिसको हम परमानेंट सेक्रेटरीट बोलते हैं, तो हम इनको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, हम बोलो स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो ILO के हैं गवर्निंग बॉडी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या रहता है। इसका ऑब्जेक्ट ये रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके के स्टैंडर्ड सेट करना लेबर के फेवर के लिए, ऐसी पॉलिसी बनाना, ऐसे प्रोग्राम बनाना कि लेबर के वर्क को रिकॉग्निशन मिले, डिसेंट वर्क करें हो। फिर हम बात करेंगे लेबर के वेलफेयर की, वर्किंग कंडीशन की। जब लेबर की वेलफेयर वर्किंग कंडीशंस की बात की जाती है तो वहाँ पे हमने, आपको याद हो लास्ट हमने पढ़ा था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, उसमें कुछ एंट्री है। तो एंट्री 24 ये बताती है कि वेलफेयर ऑफ लेबर के अंदर हम वर्किंग कंडीशन को भी इंक्लूड करेंगे, उसको प्रोविडेंट फंड की जो है फैसिलिटी, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन जो है, ओल्ड एज पेंशन है, यदि फीमेल एम्प्लॉई है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट, तो ये सब वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि यदि कोई भी संस्था है, कोई भी एम्प्लॉयर है, वो यदि चाहता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली कंडीशन यही है कि लेबर की वर्किंग कंडीशन क्या हो, अच्छी हो। यदि लेबर की वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, वर्कर अच्छा होगा, तो उसकी फैमिली को भी सपोर्ट होगा। और यदि हम देखें कि यदि लेबर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो इन्फ्लुएंस होता है अपनी प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेटिक वे में वो इंक्रीज़ करता है। और इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशंस रहती हैं उससे वर्कर सेफ्टी फील करता है वर्क प्लेस पर, और जो मिनिमाइजेशन होता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो हैं, जो इस तरीके की एक्टिविटी हैं जिनकी रिस्क होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैपन होने की, वो क्या हो जाती हैं, मिनिमाइज़ हो जाती हैं। तो लॉ एंड वेलफेयर वर्किंग कंडीशन के अंदर हम यही देखेंगे कि कुछ एक्ट्स हैं, एक्ट्स के थ्रू भी हम इनकी हेल्प लेंगे। जैसे हम देखें तो यहाँ पे हम फैक्ट्री एक्ट देखेंगे। जब आप फैक्ट्री एक्ट देखेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अलग अलग चैप्टर्स देखेंगे। जैसे पहला चैप्टर आएगा प्रिलिमिनरी के बारे में कि डेफिनेशंस क्या है, फैक्ट्री क्या होती है। फैक्ट्री वो प्लेस रहता है जहाँ आपके विदाउट पावर जो रहते हैं 20 एम्प्लॉई होते हैं, विद पावर 10 एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है ना। यूज़ ऑफ पावर की हम बात करें, फैक्ट्री की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर भी होता है वहाँ पे। हम इन सब चीज़ों को फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम देखेंगे। वर्कर्स की हेल्थ के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न्स हैं, वर्कर की सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, वर्कर की वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या प्रोविज़न है, उसके वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, उसकी एनुअल लीव विद वेजेस क्या रहेगी, उसका रेस्ट इंटरवल क्या रहेगा, उसको लीव कितनी मिलेंगी। यदि कोई स्ट्राइक हो जाती है या फिर एम्प्लॉयर जो है ले ऑफ कर देता है, लॉकआउट कर देता है इस तरीके से, तो उस समय वर्कर्स के क्या राइट्स हैं, तो उन सब चीज़ों को हम कहाँ पढ़ेंगे बोलो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ये अपनी एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर जो अपनी लास्ट यूनिट आएगी 5th यूनिट, वो कंप्लीट क्या है, वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पर है। हम फैक्ट्रीज एक्ट के इसमें कुछ अमेंडमेंट भी देखेंगे कि कुछ रिवीजन हुआ है। जैसे पहले हम देखें कि फैक्ट्री के अंदर जो फीमेल एम्प्लॉई थी उसको नाइट शिफ्ट में हम सुबह 5 बजे, मतलब अर्ली टू अर्ली, पहले 6 था उसको 5 बजे कर दिया था, और रात को 10 बजे तक बुला सकते हैं। नाइट शिफ्ट में हम जो है फीमेल को नहीं लगा सकते, तो उनके रिगार्डिंग ही हम प्रोविज़न्स देखेंगे। ये जो एम्प्लॉई रहते हैं उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पे हम फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम देखेंगे। फिर आएगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है कि कुछ वर्क इस तरीके के होते हैं वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्क किया जाता है, उसको हम इसी यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मली कोई एम्प्लॉई होता है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर जो एम्प्लॉई होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसमें हम देखेंगे रेमुनेशन का क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर कौन होती है। जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो अपनी इच्छा से लेबर को लगाता है, उसको कॉन्ट्रैक्टरी का कोई इंटरफेस नहीं होता कि इस लेबर को ही लगाना है, तो वो हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है ये हम इसी यूनिट 2nd यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, और फैक्ट्रीज एक्ट जो मैंने आपको बताया था वो अपनी लास्ट यूनिट आएगी, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 हम पढ़ेंगे। और हम वहाँ पे देखेंगे एट प्रेजेंट हमारे सिलेबस में ये एक्ट नहीं है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क पर। हम जब लेबर लॉज की बात करते हैं तो हमें इसकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे क्या होता है फैक्ट्री एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट क्या है, कब आया था ये एक्ट, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा एक माइन एक्ट आता है, जैसा कि नेम से क्लियर है, माइंस से जहाँ पे माइंस हैं वहाँ पे वर्क होता है इस तरीके का, तो उसके कंट्रोल के लिए 1952 में एक एक्ट आया था माइंस एक्ट। ये भी अपने सिलेबस में
नहीं है। तो यहाँ पे अपने सिलेबस में जो 2 एक्ट हैं, फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इन दोनों को हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे जो अपना इवोल्यूशन के अंदर हमने देखा कि लेबर के वेलफेयर वर्किंग कंडीशंस के लिए क्या है, ILO का क्या रोल है, इसके अलावा लेबर्स की कंडीशंस के अंदर जो डिफरेंट लिस्ट है उनको हमने समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।